ये वीडियो पूरा यूजीसी के पूरे मुद्दे पर सब पक्ष विपक्ष हर की बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो मानते हैं कि देश जाति से पहले आता है और भारत सबके लिए बराबर है, और किसी की कोई भी कास्ट हो, कोई भी कैटेगरी हो, उससे पहले सबके लिए राष्ट्र आएगा। अगर गलत करोगे तो हम गलत कहेंगे, और जब आप सही कहेंगे तो हम छाती ठोक कर आपके साथ खड़े रहेंगे और कहेंगे कि आपने सही कहा। रही बात, जिन्हें लगता है कि सिर्फ वीडियो पर व्यू लाने के उद्देश्य से अगर मुझे वीडियो करना होता तो मैं एक पक्ष चुन लेता, एक तरफ चुन लेता और एक तरफ हो जाते। हम लेकिन सबकी बात करते हैं कि सब मेरा परिवार है। अब कास्ट या कैटेगरी के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले मेरे लिए भारत आता है और सबसे आखिरी में भी भारत ही आएगा। कानून भावना से चलता है, उसके ऊपर होता है। न्याय किसी एक पक्ष का गुलाम नहीं होता है। जब बॉर्डर पर गोली चलती है ना हमारे इधर पर, तो वो ये नहीं पूछती कि भैया ये किस कैटेगरी का, कौन सी कास्ट का बंदा है,
सामने वाला जवान किस कैटेगरी से आता है वो मैटर नहीं करता। जब कोई इंटेलिजेंस ऑफिसर हमारा जो होता है दंगे को रोकता है तो वो ये नहीं देखता कि वो किसके लिए, किसको बचा रहा है, किसके लिए लड़ रहा है। उसके लिए, जिसके लिए वो अपनी जान हथेली पर लिया है ना, सब कुछ लगा रहा है, वो सिर्फ एक भारतीय है। तो फिर सवाल ये है कि आज जो भी हो रहा है देश के अंदर, मोबाइल की स्क्रीन पर, यूनिवर्सिटीज के गेट पर, क्यों एक दूसरे के आपस में क्यों खून के प्यासे हुए जा रहे हो यार? किस बात को लेकर? एक एक पक्ष चुनकर सब लड़ रहे हैं। आज बहस हो रही है कि यूजीसी के जो रेगुलेशंस है, और फिर उसमें एक और बात आती है जो एसटी एससी एक्ट के इस्तेमाल उपयोग दुरुपयोग वाली बात आती है। यहां दो सच्चाइयां हैं और दोनों कड़वी हैं। बात ये ना, आप एक पक्ष चुन रहे हैं, मेरे लिए भी सरलता, मैं नहीं चुन सकता। सच्चाई अगर हम पहली बात करें तो भेदभाव आज भी मौजूद है और उसे खत्म करना जरूरी है। ये हमारा संविधान का आर्टिकल 15 है, हमारे संविधान का आर्टिकल 17 है, वो साफ कहता है, उसमें बिल्कुल क्लियरली डिफाइन है। और सच्चाई दूसरी ये है कि बिना जांच बिना सबूत किसी को अपराधी बना देना ये अन्याय है। ये भी भारत के संविधान का आर्टिकल 14 कहता है। इक्वालिटी की हम जब बात करते हैं, यही संतुलन जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है। अभी भी जो रोक लगी वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ना। अब सीधा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप सुनिए। पहले बताता हूं क्यों ना, मेरी राय पे भरोसा रखिए, आप अपनी राय पे कर सकते हैं। सिर्फ रिकॉर्ड्स की बात करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने एसटी एससी एक्ट के दुरुपयोग को रोका, 2028 का एक फैसला है जहां पर सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक फैसला है जहां पर सुप्रीम कोर्ट का सीधे उनने ये बात कही है कि एसटी एससी एक्ट सुरक्षा के लिए है, लेकिन अगर बिना जांच गिरफ्तारी हो और कानून को निजी बदले के लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये क्या ये सामान्य माना जाएगा? नहीं, तो ये संविधान के खिलाफ माना जाएगा। कानून डराने का हथियार नहीं बन सकता है। ये कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह चुका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एससी एसटी एक्ट है जो उसके होने की वजह से, और हाँ अन्याय की भी बात हुई जहां फैसला, अगर मैं दूसरा नंबर का फैसला आपको बताता हूं, स्टेट ऑफ कर्नाटका बनाम अप्पा बालू इंगले करके केस था सुप्रीम कोर्ट का 1995 का, जहां पर कोर्ट ने कहा कि निचली जातियों को पानी, रास्ते और सार्वजनिक जगहों से रोकना सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं है, ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है, ये हमारे संविधान के अनुसार अपमान है और अपराध है, यह शक्ति का दुरुपयोग है और कानून का काम इसे रोकना है। अब मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं, दोनों तरफ से आपको समझना पड़ेगा। एक फैसला है हितेश वर्मा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड का, सुप्रीम कोर्ट का है, 2020 का वो फैसला है कोर्ट, जिसमें क्लियर डिफाइन करता है। वो क्या कहता है कि हर झगड़ा जातिगत अपराध नहीं है। समझो यूजीसी वालों, हर झगड़ा जातिगत नहीं है। कोई भी जमीन का किसी निजी कारण से या कोई भी जाति की वजह से अगर आप किसी पे कोई कानून के कोई दुरुपयोग करते हैं तो वो लागू नहीं हो सकता है। लेकिन इसके ऑपोजिट एक और है, स्वर्ण सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है 2008 का, जहां पर कोर्ट क्या कह रहा है, अब बिल्कुल ऑपोजिट बात हो रही है कि अगर किसी एससी एसटी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से उसकी जाति के नाम पर अपमानित किया जाता है तो यह सिर्फ व्यक्ति पर नहीं पूरे समाज की गरिमा पर हमला होगा। यह भी तो कहा ना, दोनों तरफ से कहा है। उपयोग की बात करें, दुरुपयोग की बात करें, इसीलिए कानून सख्त है। जहां एसटी एससी समुदाय के साथ वास्तविक अत्याचार हुआ है वहां कानून ढाल बनेगा। यह स्टेटमेंट है, मेरा व्यक्तिगत नहीं है। और जहां कानून इस्तेमाल झूठे आरोप या निजी बदले के लिए कहीं भी उपयोग कहीं भी किया जाएगा, वही सुप्रीम कोर्ट दीवार बनकर खड़ा होगा। तब तो दोनों तरफ से बात हुई है ना। यही संविधान है, यही न्याय है, हमको समझना पड़ेगा। इससे पहले तुम लोग आपस में लड़ने लगो। मैंने हजारों जवानों को, स्पेशल फोर्सेस को, कमांडोज को मिट्टी सिस्टम में ट्रेन किया फ्री ऑफ कॉस्ट। बताता क्यों नहीं, कोई क्लासिफाइड बहुत सारी चीजें होती। मैंने बहन बेटियों को, लाखों बच्चियों को ट्रेनिंग दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, बगैर पैसा लिए। पता कर लेना जरा मिशन प्रहार में। मैंने कभी नहीं पूछा कि आप किस जाति से, किस धर्म से, किस धर्म के आप कौन से कोटे से आते हैं। यार बच्ची बच्ची, गुरु शिष्य के बीच का रिश्ता यही तो होता है, उस्ताद के और उसका। मैंने कभी किसी की पहचान नहीं पूछी। आप देश सिर्फ दो कैटेगरी, या तो आप अपने हो या पराये हो। भारत वाले सब मेरे अपने हैं ना, सब इस बाउंड्री के अंदर है। अब ये पहले जवाब देना कि जितने लोग आएंगे ना यहां पर कुछ लिखने लगे कि अरे देश के लिए, भाई पहले मेरे से ज्यादा पहले तुम पूछो तुमने देश के लिए क्या। मैं जो है ना, मेरे से जो बनता है गिलहरी के रूप में मैं कर रहा हूं। समाधान के गाली पकड़ना है, सिर्फ आपस में लड़ना है। समाधान है निष्पक्ष जांच का, ठोस सबूत का, झूठे आरोप पर सख्त सजा का, और ऐसा कानून जो पीड़ित की रक्षा भी करे और निर्दोष को उसका हक दिलवाए, उसको कुचले नहीं। हम जातियों में बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या हम सब जानते हैं ये बात यार? कभी आपने एहसास किया कि 21 परमवीर चक्र जो हमारे विजेता हुए, 21 परमवीर चक्र हमारे टोटल, रामा रघुबा राणे साहब, अल्बर्ट एक्का की हम बात करें, अब्दुल हमीद साहब की बात करें, हम संजय कुमार साहब की बात करें, हम इन्हें इसलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने देश को चुना। इनका कोई कैटेगरी की बात नहीं चल रही थी, कोई जात पात की बात नहीं चल रही थी। बाबा साहेब अंबेडकर हमारे, सरदार पटेल साहब, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, सावित्रीबाई फुले जी की हम बात करें, चंद्रशेखर आजाद जी की बात करें, ये जो पीछे हैं देख लो, जात पात नहीं है, ये लेजेंड्स है, मेरे लिए हमेशा रहेंगे। इन सबका सम्मान हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि ये कैटेगरी की जात पात की बात नहीं हो रही ना, यहां राष्ट्र की बात हो रही है। तो सवाल ये नहीं है कि कौन सी जाति सही है, कौन सी जाति गलत है, कौन सा कोटा है, ये सब इज्जत छोड़ो यार। सवाल ये है कि क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए सही राष्ट्र बना रहे? अगर आप मानते हैं कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए और देश सबसे पहले आता है, तो आपको यह मानना पड़ेगा दोस्त कि हर चीज से पहले नहीं, जो अंदर का माहौल है बिगाड़ो मत, क्योंकि अंत में हम सब सिर्फ एक भारतीय हैं। पहले भी भारतीय था, आज भी हूं और अंत तक रहूंगा। मेरे लिए मैं भी चुन सकता हूं किसी एक संप्रदाय को, जात को या कैटेगरी को। नहीं दोस्त,
हम क्या कहते हैं कि जब तिरंगा ना सर्वोच्च मैं तिरंगे को रखूंगा, भारत को रखूंगा, और तिरंगे के बाद अगर कोई दूसरे नंबर पे आता है तो ये बसंती रंग है। ये क्या है छाती पर? ये क्या है? इनकी कोई जात पात क्या बात कर सकते हो? छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, चाहे शहीद आजम भगत सिंह साहब की बात करें, चाहे हम हमारे महाराणा प्रताप साहब की बात करें, या जो पीछे हैं, इनके कारण तो हम आज बैठे ना। दोस्त, जहर मत घोलो समाज में। हाथ जोड़कर दोनों पक्षों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत कम विनती करता हूं दोस्त, मेरे राष्ट्र को ना बांटो मत दोस्त। बड़ी मुश्किल से बना है, बाहर वाले दुश्मन कम है क्या यार? क्यों आपस में लड़ रहे हो? क्यों आप हाथ जोड़कर, जो पक्ष में है जो विपक्ष में है, सबसे एक हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं दोस्त, इस राष्ट्र को ना एक रहने दो, आपस में मत बटो, आपस में मत लड़ाओ, कृपया करके ना अपने इस राष्ट्र को बचा लो यारो, साथ में मिलकर। निवेदन कर रहा हूं एक भाई के तौर पर, एक जो बहुत मोहब्बत करता है आप सबसे और इस देश से, दोस्त मिलकर रहो यार। बहुत समस्याएं अपने देश में, एक नई समस्या मत लाओ। बाहर के शत्रुओं से लड़ना है, भीतर कैसे ऐसा माहौल रखो तो कैसे लड़ पाएंगे हम? अपने देश को बेहतर कैसे बनाएंगे? किसी की औकात नहीं अकेला बनाने की, हम सबको मिलकर, जब हम कहते हैं ना मिलकर दोस्त, और बस इतना है यार दोस्त। दुखी भी उस बात को, जो माहौल हो रहा है ना, किसी एक पक्ष को चुनने सिर्फ तो बड़ी वाहवाही मिलती है। यहां मैं जो काम कर रहा हूं, मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मुझे पता है दोनों पक्ष के लोग गाली बक सकते हैं, लेकिन बात यह है ना, कोई बात नहीं, सब अपने हैं यार, इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए ना। कल अगर कुछ गलत होगा ना इस राष्ट्र में, अगर आपस में झगड़े होंगे तो मालूम है इस राष्ट्र का अपमान होगा, मिलकर हमारी मां का अपमान होगा। हमारी, अगर हम सब अपनी इसको मां मानते हैं ना, तो बच्चों के बीच में मतभेद जो है हो सकता है, मनभेद कभी मत होने देना। ध्यान रखना दोस्तों, मिलकर रहो, कृपया करके निवेदन कर रहा हूं, बहुत कम हाथ जोड़कर बात करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर सबसे, चाहे वो एसटी एससी वाले लोग हों, भाई हों, चाहे हमारे ओबीसी के भाई हों, चाहे हमारे जनरल कैटेगरी के हों, चाहे वो कहीं से किसी भी कैटेगरी के हो दोस्त, किसी भी धर्म किसी भी संप्रदाय से आप आते हो, हाथ जोड़कर मेरा निवेदन मानो दोस्तों, मत लड़ो आपस में दोस्त, मिलकर इस राष्ट्र को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। किसी एक से नहीं होगा, हम सबको करना पड़ेगा। अपना अपना ध्यान रखना, किसी के बहकावे में मत आना, अपनी बुद्धि का उपयोग करो और थोड़ा संयम रखो, इससे पहले कि कोई अपना यार जिसके साथ बचपन से उससे लड़ गए। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वंदे मातरम। घूसखोर पंडित बनाने वालों को 48 घंटे की चेतावनी दी थी, लीगल वार्निंग। अब सुनो, इसके बाद सिर्फ 24 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, अगर माफी नहीं आती, अगर कंटेंट नहीं हटता है, घूसखोर पंडित कहने वालों को ऐसी लीगल पनिशमेंट मिलेगा ना। तो रही बात फिजिकल वाली, छोड़ दो, ब्राह्मण जो है ना, अगर ब्राह्मणों की बात करते हो, पंडित की अगर बात करो तो कर्मकांडी ब्राह्मण पंडित होता है, ज्ञानी जिसको कहा जाता है, ज्ञान अर्जित करते हो। यहाँ पर जो बात है, कर्म कांड दो चीज है, अभी सिर्फ कर्म की बात चल रही है। ब्राह्मण अगर एक दूसरे टाइप का कांड भी होता है, उस पर आकर संभाल नहीं पाओगे। अब यहाँ पर ये बात होती है, जो लोग कहेंगे कि आप सिर्फ ब्राह्मणों की बात करें, स्वर्ण की बात करें, नालायकों, जब शूद्रों के ऊपर कुछ हुआ, जब दलितों के ऊपर कुछ हुआ, जब जैनों के ऊपर कुछ हुआ, जब बनियों के ऊपर कुछ हुआ, जब क्षत्रियों के ऊपर, हर बार बात उठाई, क्योंकि यहाँ पर बात आती है, आप धार्मिक भावनाएं आहत नहीं कर सकते, कानून की बात कर रहे हो, बिल्कुल क्लियर कट है। सार्वजनिक माफी मांगना पड़ेगी तुमको। और जो लोग लिख रहे हैं, तुमको ये पता भी है कि क्या मतलब होता है? ब्राह्मणों सब कुमार से बाहु राजन सहस्त्र सहस्त्र। यार पहले समझ लो, क्यों करते हो? बड़ा सरल है ना। अब नहीं चलेगा, सार्वजनिक माफी मांगना पड़ेगी। और यहाँ पर जब पंडित शब्द का मजाक जब बनाते हो, तो क्या ये अपमान किसी वोट की राजनीति के लिए है कि चोट है बहुत बड़ी? यहाँ पर यह है कि भारतीय हमारी परंपरा है, जो सोच है ना, उसके पीछे ये है। अगर तुम लड़ लोगे क्या? तुमको बहुत लड़ने लड़ने का शौक है बे। ब्राह्मणों के कुल के ना 10 अखाड़े हैं सीधे। श्री जूना अखाड़ा है, श्री निरंजनी अखाड़ा है, श्री महानिर्वाणी अखाड़ा है, श्री अटल अखाड़ा है, श्री अवाहन अखाड़ा है, श्री अग्नि अखाड़ा है, श्री आनंद अखाड़ा है, श्री उदासीन पंचायती अखाड़ा है, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा है और श्री निर्वाणी अखाड़ा है। लड़ लोगे इतने अखाड़ों से, तुम्हारी औकात है बे। लेकिन क्या करते हैं अखाड़े? इन अखाड़ों का काम क्या है कि किसी पावर या राजनीति के लिए नहीं है, ये है तपस्या, अनुशासन, ज्ञान और धर्म की रक्षा और परंपरा के लिए है। जो सनातन धर्म की बात करें, जो सबको इकट्ठा करने की बात करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का जो उद्देश्य देते हैं, उनका तुम अपमान करोगे? पंडित, घूसखोर पंडित बोल के। यार ऐसा है, चाणक्य बने हुए हैं तो ठीक है, परशुराम बनने पर ना मजबूर मत करिए, वरना इसके जिम्मेदार तुम होगे। ऐसे बनाने वाले दोस्त है हमारे। लेकिन सुन, जब दोस्ती और सनातन और राष्ट्र में चुनना पड़ेगा, तो मैं राष्ट्र को चुनूंगा, अपने सनातन धर्म को चुनूंगा। ये सीधी सी बात है। और जब मैं सनातन कहता हूं, तो सब हमारे भाई हैं, सब हमारे लिए बराबर है, सबका सम्मान करते हैं, हर धर्म हर संप्रदाय सब काम करते हैं। शंकराचार्य को तुम अपमान कर रहे हो, उसका मतलब है आदि शंकराचार्य हमारे भारत की एकता के लिए 4 पीठ स्थापित की थी। तुम्हें कोई है भी कोई भी अंदाज है उसका? ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ में उत्तर भारत का जो है हमारे, उसके बाद शारदा पीठ द्वारका में, पश्चिम भारत का गोवर्धन पीठ पूरी हमारे पूर्व भारत की, श्रृंगेरी पीठ कर्नाटक दक्षिण भारत की। इन सबका अपमान कर रहे हो। लड़ लोगे अगर आ गए तो। वेदों में पंडित का असली शब्द पता है क्या लिखा है? जो तुम पंडित को जिसको अपमान कर रहे हो, वेद और गीता साफ कहते हैं, जो ज्ञान विवेक संयम और धर्म की स्थापना की बात करे,
जो ज्ञान विवेक संयम और धर्म को स्थिर रखे वही पंडित है। मतलब इसका सिर्फ जात से, सिर्फ एक वर्ण संप्रदाय। वंदे मातरम। दिल्ली में हमारे 5 पुलिस के जो व्यक्ति हैं, जो पुलिस पर्सनल है, वो घायल हो चुके हैं कल रात में, जो दिल्ली तुर्कमान गेट पे के जो इलाके में जो अचानक से टेंशन हुई उसके कारण। लेकिन आप बिल्कुल चुप रहिएगा, आपको कोई परवाह नहीं चाहिए, क्योंकि आपके घर का कोई है नहीं। आपको तो आराम से जो चल रहा है वो चलते रहने दीजिए। यहाँ पर बात ये आती है कि इन नामर्दों से अब बात करने का कई बार गुस्सा सी भी आती है, इसलिए वीडियो कर दिए कम, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता जब लोगों को ना, तब गुस्सा और आती है। यहाँ पर जब एक कल रात को 12 नवंबर 2025 का एक दिल्ली का हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, जिसमें उनने सीधे कहा कि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी को एक आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि रामलीला ग्राउंड के आसपास का 38,940 स्क्वायर फीट का जो पुलिस का जो कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उस पर पूरे के पूरे इस लैंड पर, पब्लिक लैंड पर इलीगल इंक्रोचमेंट है। ये किसका आदेश है? हाई कोर्ट का आदेश है। उसी वाले जब ऑर्डर को रात को 1 बजे जब एमसीडी की जो पूरी की पूरी टीम है और पुलिस की जो टीम जाती है, वो डेमोलिशन ड्राइव के लिए जाती है। इलाका है जो उसको कहते हैं फैज इलाही मस्जिद के आसपास का एक इलाका, वहां पर एक इलाका है, और साफ निर्देश ये था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, और ना बिल्कुल पहुंचाया गया। मस्जिद का कोई लेना देने, कोई एक खरोंच भी नहीं आई है। लेकिन अब वो तो वाली बात है ना, एकदम से 200-250 लोग इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? तो जब ये जेसीबी लेकर पहुंचे, जब पुलिस का डिप्लॉयमेंट लेकर पहुंचे, तो जब इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको हटाने की जब कार्रवाई शुरू हो रही है, तो पेट में दर्द क्यों हो रहा है बे? ये तो कोर्ट का ऑर्डर है, यहाँ पर कैसे तुम लोग को एक एंगल ढूंढ लेते हो? जैसे ही लोगों को पता चलता है, तो उसके बाद 150 से 200 लोग इकट्ठे होते हैं। ये वहां पर डीसीपी ने बिल्कुल क्लियर कहा है, लेकिन उसको जब समझाया जाता है, लोगों को समझाया जाता है, तो वो चले जाते हैं, और 25 से 30 या 40 लोग एकदम से फिर से वापस आते हैं, जिसमें ये 5 पुलिस वाले पत्थरबाजी करते हैं, और बहुत सारी और चीजें उसमें बताई गई हैं। लेकिन जब तक वो तथ्य साक्ष्य नहीं हो जाते, तब तक मैं उस पर बात नहीं करूंगा। अब यहाँ पर ये है कि जब स्थिति बिगड़ती है, तो वहां पर पुलिस अपने हिसाब से कंट्रोल करने के बाद जो भी करती है, अभी नॉर्मल हो चुकी है वो वाली बात। जो लोग ये कर रहे हैं, तुम लोग को, बच्चों को ये समझ में नहीं आता। अब ये इनको बच्चों को बोले, इनको क्या बोले समझ में नहीं आता। इन लौंडों को ये समझ में नहीं आता कि जब एफआईआर दर्ज हुई है, तो यहाँ पर ना आईपीसी का 186 सेक्शन है, जो बीएनएस में बदल गया, पब्लिक सर्वेंट की जो ड्यूटी है उससे रोकना। 153 जो है 353 जो है वो आईपीसी का है, पब्लिक सर्वेंट को किसी काम से रोकना। उसके बाद 147 से 148 है, जिसको दंगे का जो सेक्शन है। उसके बाद आईपीसी का 427 जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज करने का। इन सब में लगेंगे, लंबे जाओगे। इससे नुकसान किसका होगा जरा ये सोच लेना, लेकिन तुम्हें नहीं सोचना। कोई बात नहीं, करते रहोगे, ऐसी सजा मिलती रहेगी। सीसीटीवी के बहुत सारे फुटेज तुम लोग इसलिए बच नहीं सकते हो, क्योंकि वहां पर बॉडी कैम लगा के पुलिस के जो लोग हैं उनके पास भी बहुत सारे फुटेज मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरी सिर्फ 2 या 3 मेरे जो सवाल है, मेरा जो वो दिमाग है, वो ये है कि आप ये बताओ कि जब कोर्ट का ऑर्डर को इन्फोर्स करने जाती है, तो ये तुर्कमान गेट पे इतने लोग इकट्ठे, वहां पर तो रामलीला मैदान का जो एरिया है, इतने सारे इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर भी अगर तुम पालन नहीं करने दोगे, तो फिर क्या देश किस हिसाब से चलाना चाह रहे हो फिर? और यहां पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो लोग आज चुप है ना, तुम लोग ही इस देश के सबसे बड़े गद्दार हो जब चुप हो। और रही बात जो बहुत बड़ी बड़ी डिबेट में बैठ के मैं देख रहा हूं कि जब सर्जिल इमाम और इन सब की जब जमानत के जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि उनको जमानत नहीं दी जा सकती क्योंकि ये सेंट्रल अक्यूज है, उस समय पूरा बवाल मचा दिया जाता है। क्यों मचा दिया जाता है? बहुत कुछ बोल दिया जाता है, और इस बात को बोला जाता है कि कोर्ट को सवाल उठा देती है। चलो, वो तुम्हारा संवैधानिक अधिकार कितना है नहीं है, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। कंटेम्प्ट लगी तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जब दिल्ली के दंगे होते हैं, उस समय जब पिछली बार जब दंगे हुए थे, तो उन दंगों में 30 से 32 मुस्लिम लोगों की उसमें मृत्यु हुई थी। उन दंगों में उनकी जान गई थी। उनके लिए तुम कभी सवाल नहीं उठाओगे। क्यों? तुम तो इन लोगों को ना सेलिब्रिटी बनाने के पीछे पड़े हो। जो उस दंगे का कारण थे उनको तुम सेलिब्रिटी बना रहे हो, लेकिन जिन लोगों की जान गई उनके बारे में कभी नहीं बोलोगे। यही हिपोक्रेसी और यही मेरी प्रॉब्लम है। हमेशा से कहते आया हूं। मैंने वीडियो क्यों बनाना कम कर दिए? क्योंकि मुझे धिक्कार इस बात का आता है कि मुर्दों को कितना जगाओगे बे? अभी भी मौका है, समझ जाओ। आखिर में तुम्हारे साथ ही गलत होगा। अगर तुम कानून हाथ में लोगे तो पुलिस डंडा हाथ में लेगी, कोर्ट डंडा हाथ में लेगा। लेकिन अब तुम्हारी मर्जी है। मैं जितना समझाना चाहता था समझा दिया, और फिर से एक बार समझा रहा हूं, अभी भी सुधर जाओ, इससे पहले कि हालात और बदतर हो। कानून हाथ में मत लो, वरना भुगतोगे तुम, तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो पता क्या 376(2) है जो पर्सन इन अथॉरिटी होता है, उसके द्वारा रेप, आईपीसी। फिर उसके बाद किडनैपिंग और अबडक्शन केस के ऊपर चार्ज है, आईपीसी 506 है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन बोलते हैं उसको, आईपीसी के 193। फॉल्स एविडेंसेस की होती है, आईपीसी 201। डिस्ट्रॉइंग एविडेंसेस, सबूतों को मिटाने का काम। वंदे मातरम। जिन लोगों ने भी लिखा है कि सर के बारे में कहिए सर, का मतलब यह है कि 2018 वाला वीडियो आपने नहीं देखा। हम पहले थे जिसने मांग की थी, वीडियो बनाया था। इसको सार्वजनिक कैपिटल पनिशमेंट देना चाहिए, जिसके बाद हमें बहुत सारी धमकियां भी आई थी। कुछ अफवाहों के अनुसार धमकी देने वाले धमकी देने के 15 दिन के बाद आज तक किसी को नहीं मिले हैं। अफवाहें हैं। फिर से कहता हूं, फाइनल आपके लिए बहुत मेरा मत साफ है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में इसके पूरे सबूत के साथ इल्जाम साबित हो जाए, सीबीआई द्वारा उसको पब्लिक में सजा देना,
और उसके अलावा कोई सजा नहीं है। ऑफिशियल लेटर दे दीजिए मुझे, अगर कोई सजा नहीं देना चाहता है तो एक कानून के हिसाब से मुझे पीड़ित की तरफ से मैं इसको पब्लिक में सजा देने की औकात रखता हूं। आपको समझना पड़ेगा, ये सभी यूथ को समझना पड़ेगा कि लॉ इज स्ट्रॉन्गर देन पॉलिटिक्स, पावर इज टेम्परेरी, कॉन्स्टिट्यूशन इज परमानेंट। आज आपको पूरा इसका जो शुरुआत से समझना पड़ेगा, केस, कानून और इसकी पूरी कहानी। कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी का एक एमएलए था उन्नाव से 2017 में, सिटिंग लेजिस्लेटर जिसको बोलते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इसका, लोग कहते हैं ऐसा। 4 जून 2017 को जो पीड़िता है वो इसके घर पर काम मांगने उसके घर गई, वहीं उनके साथ दुराचार हुआ था। जब एफआईआर चाहिए तो धमकी मिली, दबाव मिला, डराया गया और एफआईआर नहीं हुई। यहीं से सिस्टम की एक पूरी परीक्षा शुरू हुई समझ लीजिए। जब एविडेंस सामने आए तो देश भर में आउटरीच आंदोलन शुरू हुआ युवाओं के द्वारा, मतलब आपके द्वारा, आपने किया। ये 13 अप्रैल 2018 को बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को, इसी को, पार्टी से निकाल दिया, क्योंकि उसके पीछे का एक कारण समझना पड़ेगा। ध्यान रखो, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, अपराधी को प्रोटेक्ट कर सकती है क्या? क्योंकि सबसे बड़ी उनकी अपनी इमेज होती है, उसको बचाना है। 12 अप्रैल 2018 को केस सीबीआई को सौंपा गया, 13 अप्रैल 2018 को इसको अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद बहुत सरकस हुआ था उस समय भी। मतलब इन सब का केस बनता है। केस क्या? क्राइम प्लस पावर। अब तो वही हो गया सर्व पनिशमेंट। कन्विक्शन होता है इसका 16 दिसंबर 2019 को, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास की इसको सजा दी जाती है। कोर्ट का संदेश क्लियर था, एमएलए होना कोई भी डिफेंस नहीं है। अब क्या हुआ वो जानिए कि जब जमानत के बाद एकदम से फिर से कैसे आंदोलन खड़ा हो गया, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन की इस पूरे मामले में क्यों जरूरत हो गई जब सजा दी गई थी। 23 दिसंबर 2025 को, पिछले हफ्ते, हाई कोर्ट ने सेंटेंस को सस्पेंड कर दिया और बेल दे दी। लेकिन आप सबके कारण जिन्होंने आवाज उठाई, राष्ट्र फिर से एक बार जागा और सवाल उठा विक्टिम की सेफ्टी का और उसकी पूरे परिवार की सुरक्षा का। 29 दिसंबर, मतलब कल का दिन, आज की सुबह, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे लगाया। कोर्ट ने कहा रेप केस में विक्टिम सेफ्टी पैरामाउंट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाइफ सेंटेंस सस्पेंशन इज एक्सट्रीमली रेयर। यहां पर आती है बात कॉन्स्टिट्यूशन की। आप सबको, युवाओं को, 9 से 12 लोग जो रिपोर्ट के हिसाब से उनकी वीरगति हुई है, 20 से अधिक लोग जो है वो घायल है बुरे हाल में दिल्ली के जो ब्लास्ट में। 3 बच्चों की इसमें से मृत्यु हो चुकी है। एक बात बताइए, उनकी कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? सब जगह हर चीज की बात हो रही है, बस इनकी बात कोई नहीं हो रही है। क्यों? गरीब थे इसलिए, कोई चर्चा नहीं। आप सोचिए अगर किसी पॉलिटिशियन के परिवार का कोई होता या कोई सेलिब्रिटी स्टेटस वाला आदमी होता, इन्फ्लुएंसर होता, तो इस स्टेटस वाले के लिए तो अभी तक तो पूरा का पूरा, या कोई अमीर बिजनेसमैन के घर का कोई होता तो हाय तौबा मच गई होती। क्यों? गरीब की कोई कीमत नहीं। अगर इनमें से कोई होता तो सोशल मीडिया पर पूरा बवाल मच गया होता, है ना, कि मिसिंग यू वाला पूरा जो नंगा नाच करने लगते हैं, या बाहर किसी देश में कुछ ऐसा हुआ होता ना तो बिल्कुल एकदम से समर्थन में जाते हैं, ये खतरे में और वो खतरे में। क्या ये सिर्फ एक धमाका था? मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अगर मैं बात करूं, जितना मुझे थोड़ा बहुत आता है, ये सिस्टम वाइकिंग सिग्नल बोलते हैं इसको, काउंटर टेररिज्म की दुनिया में, काउंटर इंसर्जेंसी की दुनिया में। भाई मैंने पढ़ाई की है, पढ़ के आया हूं, इसी चीज की पढ़ाई की है, काउंटर टेररिज्म की, काउंटर इंसर्जेंसी की, उसी की छोटी मोटी जो ज्ञान है वही किया है, वो भी इजराइलियों से सीखा है, उनके साथ और उनसे इस विषय पे पूरी की पूरी। असल जमीन की हम बात करें, हम चाहे एक वो जो डार्क वेब से रिलेटेड जो डीप वेब और डार्क वेब की जो पूरी दुनिया है वहां की बात करें, एनालिसिस लेवल की अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंस स्टेट जो पूरी की पूरी एक स्टडी है ना, वो क्या है भाई? जो काउंटर टेरर की अगर हम बात करना पड़ेगी, हमें साइबर फॉरेंसिक्स की पूरी गहराई से इसको एनालाइज करना पड़ेगा। अब एक ब्लास्ट होता है, मान लीजिए 26/11 और 10/11 का अगर आप कनेक्शन नहीं समझ पा रहे तो सोचिए, सुप्रीम लेवल का एक डिकोड करना बहुत जरूरी है हमें अभी, क्योंकि अगर हम इस बात को आज प्रयास करेंगे कि हम कैसे सतर्क हो सकते हैं, कैसे सोल्यूशन करना, सब समस्या पर बात कर रहे हैं। आधे लोग जिनको एनआईए को फुल फॉर्म नहीं है वो एनआईए की बेइज्जती कर रहे हैं। एनआईए ने जब केस लिया है इसको, क्योंकि हैंडओवर कर दिया गया है, उसका नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का खुद का एक एक्ट है। हम गुजरात की बात करें, पुलवामा की बात करें, हम मतलब बेसिकली लखनऊ 4-5 स्टेट तो इसमें वैसे इन्वॉल्व हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश इन्वॉल्व हो चुका है, जम्मू कश्मीर इन्वॉल्व हो चुका है, गुजरात इन्वॉल्व हो गया। एक बात बताइए, जब 5 या 6 राज्यों में जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो कम से कम एक ऐसी एजेंसी तो चाहिए ना जिसके पास ये पावर हो, क्योंकि इसमें 5 डॉक्टर्स की बात करें, 360 केजी जो है वो एएनएफओ जिसको बोलते हैं, जो स्थानीय लोकल है। नॉर्मल कोई ब्लास्ट अगर होता ना तो एक इतना बड़ा बात नहीं होती, क्योंकि इसका कनेक्शन 26/11 की जो वर्षगांठ आ रही है, जो ये कमीने मनाने की प्रयास करते हैं, उसी का ये महीना है। और इसकी प्लानिंग देखना, इसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्लानिंग की आशंका, क्योंकि जब तक कोई वो नहीं आता तब तक मैं वो नहीं बोल सकता, जब तक कि ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता, लेकिन एक षड्यंत्र तो है जिसमें अपने इधर जो बैठे हुए हैं, आधार कार्ड जो जेब में रख के बैठे हुए हैं, जो भारत का पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा खतरा अगर किसी से ना तो इन लोगों से जो दिल में पाकिस्तान बसाते हैं कमीने और जेब में और सब फैसिलिटी के लिए भारत। तो लॉइटर टाइम जो होता है और जो पैटर्न है, जब जाल बुना जाता है तो एक ट्रेन ना पकड़ी जाए, उसका एक पूरा का पूरा बुनियादी ढांचा किया जाता है। जैसे 3 घंटे 19 मिनट का एक पार्किंग का जो ये बंदा जो वहां पर रहा है, एज पर देयर पैटर्न्स इन द पास्ट अटैक्स, अगर आप इसको स्टडी करने जाएंगे तो इट कुड बी कि एक ऑर्डर की प्रतीक्षा की जा रही थी वहां पर रुककर, या फिर डर के कारण
कि एकदम से हो जाता ना कि बाकी सब लोगों को तो एनआईए पकड़ रही है, एटीएस पकड़ रही है, क्राइम ब्रांचेस पकड़ रही है, तो हड़बड़ी में भी ये हो सकता है और उसके कारण एकदम से वो बंदा गाड़ी लेके निकल गया। अब जब i20 ने जब 500 मीटर रेडियस में एक लॉइटर किया, मतलब उसके एक नेटवर्क बनाया गया, ये छोटी चीज तो नहीं है, 7 ओनरशिप 6-7 ओनरशिप गाड़ी की चेंज हुई है ना। तो अगर ये पूरी की पूरी चीज एक बनाई जाती थी, इसका मतलब ये इसको क्रॉस मैपिंग कहते हैं। जब आप क्रॉस मैपिंग में जाओगे तब ये समझ में आएगा। टोल प्लस सीसीटीवी प्लस जीपीएस फ्यूजन इसको बोलते हैं। अगर भागने का इनके पास रास्ता होता ना, तो जो वीबीआईडी की जगह ये फिदाई लोन हमला होता, लोन बुल्क जिसको कहते हैं, और वो भी थोड़ा आगे चांदनी चौक के आसपास, जहां पर इससे भी ज्यादा भीड़ है, ये एरिया इसके आसपास भी हो सकता है। बट दैट्स अ मैटर ऑफ डिटेल्ड ह्यूमन एंड इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर एक चीज समझना पड़ेगी हमें कि जो थ्रू साइबर फुटप्रिंटिंग पूरी निकालना पड़ेगा। उसके बाद जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो ह्यूमन इंट का कोऑर्डिनेशन होता है, जो टेक का होता है, इन सबको जब फ्यूजन करके कोई चीज निकलेगी तब एक निदान होगा। सोशल मीडिया पर बैठकर या सिर्फ मीडिया पर चिल्लाने में कुछ नहीं होने वाला। एक इसके लिए पीछे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो होता है फॉरेंसिक सिग्नेचर जिसको बोलते हैं। जैसे NH4 NO3 की अगर बात करें, फ्यूल ऑयल, उसमें जब मिलेगा तो ANFO बनता है, क्या? अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। लेकिन बगैर अगर हम फॉरेंसिक्स रिपोर्ट के भी ये भी गलत अगर कह रहे हैं तो ये भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि NH4 और NO3 मिला दिया उसमें, तो उसकी जगह क्या हो गया, पूरा का पूरा अगर NH4 और N2O3 हो गया अगर, तो वो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो जाएगा। वो एक अलग लीथल कॉम्बिनेशन बनाता है। लेकिन बात यह ना कि यहां पर उसकी चर्चा से बेहतर है कि देखते हैं फॉरेंसिक का एनालिसिस जब होता है उसके बाद उसकी क्या क्या डिटेल रिपोर्ट आती है, क्योंकि वो काम उनका है, जो काम मेरा नहीं है। मैं उस पर ज्ञान भी कैसे दे सकता हूं, लेकिन उसकी सिर्फ छोटी मोटी जानकारी जो है, जैसे क्रेटर 28 मीटर का होता है, 200 किलो प्लस यील्ड, ये प्रीवियस पूरा का पूरा जो है ना, यही फुटप्रिंट, यही फुटमार्क्स थे 1993 बॉम्बे ब्लास्ट की बात करें, 2006 की ट्रेन ब्लास्ट की बात करें, 2021 के जलगांव की ब्लास्ट करें, यहां पर एक ही केमिकल फुटप्रिंटिंग, जिसको फिंगरप्रिंटिंग और फुटप्रिंटिंग बोलते हैं, कॉमन मिल रही है उसमें। हाँ, इसको भड़बड़ा के कुछ भी बोल देना, लेकिन जो मॉड्यूल का आर्किटेक्चर है, फरीदाबाद टेस्ट की अगर बात करें, 360 किलोमीटर जो उसका 360 किलो एक्सप्लोसिव की बात करें, अमीनो नाइट्रेट की बात करें, उसके बाद जो टाइमर, वॉकी टॉकी, ये सब जितनी चीजें अगर मिली है ना इन लोगों के पास, तो नाचने गाने के लिए तो थी नहीं। कुछ तो एक ऐसा प्लान था ना जो बहुत रिवील होना है। पोल कहां से खुली पता है आपको? जब ये अरेस्ट हुए और इनके मोबाइल बंद हुए, जब ये घबराए कि जिससे कोऑर्डिनेट करे तो मान लो उसका मोबाइल बंद होगा, तो घबराहट में बहुत सारी चीज है। ये पूरी गैंग कौन से? डॉक्टर मुजम्मिल जो पुलवामा वाली की बात करें, डॉक्टर आदिल अहमद रथार है ना, डॉक्टर अहमद मोइनुद्दीन गुजरात वाला, फिर अहमदाबाद में जो रिसिल में पूरा का पूरा इन लोगों ने जो कर रहे थे, पता है वो कितना खतरनाक होता है। सतर्कता तो बहुत जरूरी है ना, उसके निशान कैसे मिल रहे हैं। अब जो गाड़ी मालिक है, अगर मोहम्मद सलमान की बात करें, उसके बाद 6-7 की ट्रेल इनने बनाने की पूरी कोशिश की कि पकड़े ना जाएं, और जो पुलवामा के हैंडलर की बात चल रही है, तो ये जम्मू कश्मीर एंगल लग जाता है उसमें, मतलब जम्मू कश्मीर एंगल लगता है तो बोला जाता है पाकिस्तान, लेकिन ठीक है, उससे ज्यादा भी व्हाइट कॉलर पिवट क्यों किया गया, मतलब जो पहले नॉर्मल चल रहा था, जो नॉर्मल लड़कों को ला रहे थे, भारत में ये वाला जो ना व्हाइट कॉलर, ये वाला जो अटैक है, ये पहली बार हुआ है जिसमें PhD MBBS ये लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, डॉक्टर्स। क्यों? लेकिन ऐसा क्योंकि इन पर कम संदेह होता है और अधिक लॉजिस्टिक्स, इनके पास सपोर्ट होता है ना। नई श्रेणी का एक बोलते हैं न्यू पैटर्न ऑफ थ्रेट, ये पहली बार ऐसा हो कि एक स्लीपर सेल या आपकी जो असेट है या जो जिसको आप उपयोग कर रहे हो उसका इतना बड़ा हो। यहां पर एक चीज और है जिसको मिस किया जा रहा है, जो कोई बात नहीं कर रहा है, वो साइबर ट्रायल। कैसे? जैसे टेलीग्राम ग्रुप का वो 14 नॉट करके जो ग्रुप था उस पर मिला है। इसके बाद ट्रॉन जो वॉलेट है 38 लाख रुपए जो दुबई से, उसका एक ट्रांजेक्शन वाली बात है। जो डिलीट सिग्नल चैट है वो तो मिल जाएगी, लेकिन जो IMSI स्पूफिंग रिकवरी जो होती है ना, उसका टाइमर, पीसीबी जो सोल्डर, PCB सोल्डर है वो है। उसके बाद जो फरीदाबाद का जो पूरा का पूरा PCB सोल्डर जो है, मुझे लगता है कि फरीदाबाद वाला तो मैच हो चुका है, 98.7% या 98.8% वो मैच हो गया है। यहां पर एक और बड़ा मैटर ये है कि जो NIA ने जब टेक ओवर किया है, तो NIA का एक एक्ट है, तो उसका सेक्शन 6 क्या कहता है कि उसको किसी भी स्टेट की परमिशन नहीं चाहिए, कहीं पर भी जाके अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। डीजी सदानंद दाते साहब है, उनके कमान में ही अभी, ये महाराष्ट्र के ATS के चीफ हुआ करते थे। 26/11 का जब हमला हुआ था, और मैं व्यक्तिगत इनको जानता हूं, एक लेजेंड है ये इस फील्ड के पूरे, तो इनने एक बहुत बड़ा किरदार जो था ना, वो टेररिस्ट आउटफिट को मिटाने के लिए। फिर जो तपन डाका साहब है, वो कौन? ढेका साहब जो IB के चीफ है, वो एक बहुत बड़े लेवल से आते हैं। उसके बाद जो इंटरनेशनल लीग्स की हम बात करें, NSG की जो FSL की जो टीम है, विस्फोट के जो विशेषज्ञ पूरे के पूरे जो DNA टेस्टिंग करते हैं। बैटलफील्ड फॉरेंसिक्स एक ऐसी चीज है जिसको अगर आप इसमें नहीं लाओगे ना, तो देखना ये पूरा का पूरा बिखर जाएगा, क्योंकि जो फैमिलीज का DNA सैंपलिंग होती है, कुछ लोगों ने इंटरनेट पे ये लिख दिया कि उनको हरास किया जा रहा है, मतलब पागल लोगों, जैसे BNSS के 187.3 गैर आक्रामक उसको स्वैप बोलते हैं। और सजा की बात भैया, केवल जो उनके लिंग के लिए क्या करोगे आप, भाई बहन माता पिता, इनसे ही तो DNA का मैच होगा ना, कहां से होगा? वरना आपके पास पूरे देश का DNA थोड़ी मिला है आपके पास, आपका डेटा है ना। NIA की जब हम बात कर रहे हैं और जब हम पूरी की पूरी एजेंसीज की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमको सिर्फ एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई एक कौन लोग उनकी बुराई कर रहे हैं। आपको पता है NIA के जो चीफ है उनके बारे में कुछ भी पता? सदानंद दाते साहब के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आपने सब प्रैक्टिस कर ली, लेकिन जो आर्टिकल 51 अल्फा है, जो
उसके बारे में तो अभ्यास ही नहीं किया, जो देश के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। तो यहां पर ये दोस्त कुछ भी कहने के पहले सिंपल सी बात है ना, आपको इंटेलिजेंस बेहतर करना है ना, फेलियर है नहीं है, नहीं तो उसके लिए डिसाइड होंगी ना चीजें। लेकिन इल्जाम लगा देना उन एजेंसीज के लिए जो रोज आपको बचा रही है, कानून बोलेगा ना, उसके लिए कोर्ट से आपको बहुत तकलीफ है। आपको लगता है कि जो चीजें सीधे आप जाइए ना आर्टिकल 32 में, 226 में, एक में हाईकोर्ट और एक में सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। लेकिन यहां ये बात आती है, सिर्फ इतना समझना पड़ेगा, आप जब सदानंद दाते साहब जो उधर पे चीफ बैठे हुए हैं, जब उनको आप इल्जाम लगाते हैं, मतलब एनआईए की जब बात करते हो, जब आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ की बात करते हो, तुमको पता भी उन्होंने कितने सारे नॉर्थ ईस्ट से लेकर पठानकोट वाले हमले से लेकर किस किस चीज में उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। आईबी के ऐसे नहीं चीफ बन गए एक दिन में, इतने सीनियर बैच के आईपीएस है वो 91 और मेरे ख्याल से 91 से सदानंद दाते साहब तो आसपास के होंगे। लेकिन उनके ऊपर एग्जाम लगा देने कह रहे हैं कुछ नहीं है, एजेंसीज क्या करते हैं, इंटेलिजेंस फेलियर है। अरे बेवकूफों, अगर एजेंसीज ने कुछ नहीं किया होता तो ये सोचो कि जितने ये लोग सामान इकट्ठे कर रहे थे, कितने बड़े हमले होते देश में, कितना बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता था। लेकिन क्योंकि एजेंसी चाहे, जिसको किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, आपने गुजरात की एटीएस को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, उत्तर प्रदेश की क्राइम ब्रांच और एटीएस को किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कोई क्रेडिट नहीं दे रहा है, सब खामियां गिरमा रहे। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो इतना बड़ा नेटवर्क जो तोड़ा है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। इसके बाद जो एनआईए की पूरी टीम ने रेड करी हुई है, आज की अगर बात करें तो पूरे के पूरे फरीदाबाद की जो पूरा का पूरा वहां पर रेड हुई है, 5 राज्यों में तो नॉन रेड्स हैं और कम से कम 10 राज्यों में बगैर बताई की जाएगी, क्योंकि इसको सरप्राइज एलिमेंट बोलते हैं। कभी उनकी बात नहीं होगी, यही बस बुरा लगता है। बाकी ठीक है ना, जो होगा जैसा होगा, मैं बैठा हूं ना। अगर फेलियर समझ में आता है तो ये तो बड़ा ऑब्वियस है ना। हाँ हुआ है, मैं बोल रहा हूं ना गलती है, लेकिन जितनी बार बताया कभी उसका क्रेडिट दिया गया है, हुआ है ना, उसको सॉल्व किया जाएगा। देश के साथ रहो ना यार, देश की उन एजेंसी के साथ रहो जो कल तुम चाहो या ना चाहो वो तुम्हें बचा रही है। तो थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी मुझे लगता है क्यों देश के अंदर का माहौल खराब मत करिए, अपनी फोर्सेस पर, अपनी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पर भरोसा रखिए, ऑफिसर्स पर भरोसा रखिए, उन असेट्स पर भरोसा रखिए जो जिनका कोई नाम नहीं जाता, जो शेडोज में काम करते हैं और काउंटर इंटेलिजेंस में जो काम करके काउंटर इंसर्जेंसी एरियाज में हमारे देश को ये बचा रहे हैं ऐसे गद्दारों से जो देश के भीतर है। आप क्या कर सकते हो जरा ये सोचिए सिचुएशन में, बस आप वाहें मत फैलाइए और एजेंसीज को अपमान मत कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। वडाली साहब की वो लाइन है, बहुत दिन से सोच रहा था आपसे शेयर करूं, आपको जानते होंगे, आपने सुना होगा, फिर से एक बार है कि तू माने या ना माने दिलदारा, असाहते तैनू रब मानिया, तू माने या ना माने दिलदारा, असाहते तैनू रब मानिया, दस और तेरा रब दा दवारा, दस और तेरा रब दा दवारा, असाहते तैनू रब मानिया। अब ये रब यार, इसकी बात किसको मानता हूं, वतन मेरे लिए रब। मैंने भगवान नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, आस्तिक और नास्तिक के बीच का मेरा रोज का झगड़ा है, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरा वतन मेरा रब है, मेरे लिए सबसे बड़ा, शायद इसीलिए मुझे चुना गया है पूरे ब्रह्मांड की सर्वोच्च जगह पर। और वो ब्रह्मांड की सोचिए, जमीन है, कुछ तो बात होगी। मेरी 2 लाइन है, अगर आप इसको पहले नहीं सुने तो आप आज सुनिए इसको, कि कुछ तो बात है मेरी भारत मां की इस माटी में। अरे कमबख्त बॉर्डर पार करके मरने चले आते हैं फौज के हाथ आतंकवादी, कुछ तो बात है ना मेरी जमीन की इस माटी में। और दूसरा, इस जमीन की खासियत यह है कि चाहे प्रभु श्री राम की बात करें, चाहे प्रभु श्री कृष्ण की बात करें, हम प्रभु हनुमान की बात करें, महाबली हनुमान की बात करें, या फिर महाबली ब्राह्मणदेव भगवान परशुराम की बात करें, या फिर हम यदुवंशियों के प्रमुख प्रभु श्री कृष्ण की बात करें, हम किसी की बात करें, हम नाम राम की बात करें, कृष्ण की करें, बलराम की करें, हनुमान की करें, परशुराम की करें, हम मां भगवती की जितने अवतारों की बात करें, हम चाहे उनकी शक्तिपीठों की बात करें या भोलेनाथ के शिवलिंगों की बात करें, आप सोचिए भारत में ही तो है ना। तो मैं बहुत इस बात से गर्व महसूस करता हूं कि मैं भारत में जन्मा हूं, मुझे चुना गया है इस राष्ट्र में जन्म लेने के लिए। आप सिर्फ अभिमान कीजिए, स्वाभिमान कीजिए इस राष्ट्र पर। बेहतर है हम सब मिलकर प्रयास करें कि हम अपने राष्ट्र को कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, और इसी के साथ मुझे एक चीज और करना, मैं बहुत जल्दी ऑनलाइन गुरुकुल, जिसको मैंने वचन किया था, 2 चीजें कर रहा हूं। एक, भारत का सच्चा इतिहास बनाने की मेरी औकात नहीं है, बताने की जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं। इसीलिए मैंने जो वीडियोस 1-1 मिनट 2-2 मिनट के छोटे छोटे वीडियो में पता तो चले कि असल में हमारा भारत, हमारे पूर्वज कितने महान थे। ये तो कम्युनियों ने बाद में लड़वा दिया हमें आपस में, वरना हम बहुत कमाल के थे। इसीलिए बाद में कुछ और बचाना, सबसे पहले अपना स्वाभिमान और अभिमान बचाइए, जो माटी हमारी राष्ट्र है इसको बचाइए, कोशिश करते हैं। और दूसरा, ऑनलाइन गुरुकुल में पूरा प्रयास करूंगा कि आप और बेहतर अपनी जिंदगी में कैसे कर सकें। सबसे पहले मैंने शुरुआत की है मानसिक ट्रेनिंग से, आप उसको देख लें, 2-4 क्लिप डालिए, आगे भी प्रयास करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। हमेशा के महिला ही खतरे में, मर्द भी खतरे में है, कब आवाज उठाओगे? कोई भी आके तुम पर इल्जाम ठोक देगा। एक लड़की, एक लड़का तो साधारण लड़का था, बुरा लगेगा, लेकिन सच मालूम क्या, बाइक वाले को छोड़ दिया जाता है जब कार वाला आ जाता है, कार वाले को छोड़ दिया जाता है जब प्लेन वाला आ जाता है। लौंडों का कटता ही रहेगा क्या हमेशा? अच्छी घनिष्ठ दोस्ती थी, धंधे व्यापार की बात हुई, व्यापार नहीं चला, कुछ ऐसा हुआ तो अपनी ही बेटी से, अपनी ही भतीजी से, अपनी मेड से उठा के सीधे पॉक्सो एक्ट लगवा दिया, छोटी उम्र वालों से पॉक्सो एक्ट लगवा दिया और उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये कोर्ट्स कह रहे हैं, पूरे सांसद जो चुन चुन के बैठे, काहे के लिए बैठे हैं? 2.5 लाख रुपए पर मिनट का लगता है, संसद तो चली नहीं रही है, क्यों? क्योंकि आपस में लड़े पड़े हो। संसद चलने दो, आप लोग तो लगे रहो एक दूसरे के पिछवाड़े में। समस्या यह है कि पुरुषों के लिए भी कोई आवाज उठा लो,
आने वाली पीढ़ियां ये याद रखेंगी कि एक आदमी ने प्रयास किया और कहता था कि पुरुषों का भी समान अधिकार की बात करिए, कोई कानून नहीं है पुरुष को बचाने के लिए। किसी दोस्त किसी के गए, पता चला आपकी उसकी बहस हो गई, वो 2 साल बाद अपनी छोटी बच्ची को ले आएगा, अपने लड़के को ले आएगा, किसी को ले आएगा, बोले भैया इन्हें मोलेस्ट किया, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि समाज किस पे चलता है, मीडिया ट्रायल पे। अच्छा, महिलाओं को महिलाओं के लिए बुरा लगता है, पुरुष को पुरुष के लिए बुरा नहीं लग सकता, क्यों? क्योंकि तुम सभ्य समाज का ये झंडा और ये लहसुन लेके खड़े हो जाओगे, तुम्हारा बिल्कुल ध्यान देने मत मानो बेटा पे। लाखों लड़कियां सिखा के बैठा हूं घर पे मिशन प्रहार में अपने पैसे से, तो मुझे विमेन एम्पावरमेंट और विमेन वाला झंडा मेरे को मत दिखाओगे, बहुत काम करके आऊं ग्राउंड पे। स्वारा एंड अदर्स वर्सेस मोहम्मद जलील का एक केस है जिसमें कोर्ट ने सिंपल बिल्कुल क्लियर कहा कि पॉक्सो एक्ट, मैं क्लियर कट डिमांड करता हूं भारत सरकार से या लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रताड़ित हुए हैं, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि पुरुष आयोग बनना चाहिए भारत में? महिला आयोग है, केंद्र में भी है, स्टेट में भी है, राज्यों में बहुत सारे एनजीओ खड़े हो जाते हैं एकदम से महिलाओं के अधिकार के लिए। 2 बड़े बड़े सवाल, क्या हर महिला सही है? क्या पुरुष पे लगने वाला हर आरोप सही है? उस बच्चे की, उस लड़के की जिंदगी बर्बाद करती। एन चंद्रमोहन वर्सेस स्टेट का एक केस है जिसमें हाईकोर्ट क्लियर कहता है कि एक्ट का 498 ए जो है सेक्शन का, उसका दुरुपयोग हुआ है। उसके बाद दूसरा एक, कितना कमाल है ना कि 22 जो सब क्लॉज 1 में बड़ा सिंपल है कि आप अगर गलत इंफॉर्मेशन देते हो पॉक्सो के तहत तो क्या होगा, मात्र 6 महीने की सजा या फिर फाइन देके उसको छोड़ा जा सकता है, मतलब परिवार को या लड़की को या उन लोगों को। वंदे मातरम। आज 21 दिसंबर 2025 है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो आज भी चुप हैं, जो डेवलपमेंट और मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो ये बर्बादी हो रही है ना उसको सही ठहरा रहे हैं? इंसानी दिल है, आपको एक उदाहरण देता हूं कि जो ह्यूमन हार्ट है उसका औसतन जो लंबाई है ना वो 5 इंच 12 सेंटीमीटर की होती है। कल्पना कीजिए अगर कोई कानून कहे कि जिसका भी दिल 5 इंच से छोटा है उसे इंसान नहीं माना जाएगा, तो क्या आप इसको कानून कहेंगे? लेकिन अरावली के साथ यही हो रहा है। 20 नवंबर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की एक ऐसी यूनिफॉर्म डेफिनेशन एक्सेप्ट कर ली है जो कहती है कि वही भूभाग या पहाड़ जिसकी ऊंचाई 100 मीटर या उससे अधिक है उसी को माना जाएगा। 90% अरावली इस दायरे से बाहर हो जाती है। जो लोग चुप हैं वो समझ लें आपकी चुप्पी ये पूरे माइनिंग माफिया का सबसे बड़ा हथियार है। तरक्की नहीं है, हमारे भविष्य का इकोलॉजिकल सुसाइड है। आप मानो या ना मानो, एक जो कहते हैं ना द सेक्रेड ओथ ऑफ धर्मा, क्या है भाई? अरावली का अर्थ में ही सब कुछ है। अरावली का अर्थ क्या है? पर्वतों की कतार, लाइन ऑफ पीक्स, दुनिया की सबसे पुरानी एंशिएंट रेंज है। हम इसके बारे में आपको अभी तक पता चल गया होगा, जिसको नहीं पता उससे क्या बात करना। लेकिन जब हम बात करते हैं सनातन धर्म में, हमारी अरावली को एक लिविंग एंटिटी माना गया है। ऋग्वेद का 10वां अध्याय 35वां श्लोक की दूसरी लाइन में बहुत एक शक्तिशाली मंत्र है। उस मंत्र में को अगर आप समझ जाएंगे ना, मतलब अगर हम धर्म की बात करते हैं कि क्यों इतना महत्वपूर्ण है, मातृत सीन धून पर्वतांजचार्यानवतः, इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा अर्थ लिखा हुआ है, हम माताओं जिसे जल नदियां कहते हैं और समुद्र और पर्वतों को पितृ स्वरूप लिखा गया है, उसकी सुरक्षा करने का अधिकार है, वो हमारी सुरक्षा करते हैं। क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों को विरासत में एक मलबे का ढेर देके जाएंगे? क्या ये हमारा धर्म है? क्या यह सनातन धर्म है? यह भूमाफिया यार, माफिया ना बेटा बहुत देख के आए हैं। हरियाणा के एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह साहब की हत्या हुई थी। आरटीआई के कितने सारे एक्टिविस्ट हैं, उनकी हत्या हुई है। ये लैंड माफिया, भूमाफिया ने किया है, खनन माफिया ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में बहुत स्पष्ट किया है कि इलीगल माइनिंग बगैर पॉलिटिकल पेट्रोनेज के मुमकिन नहीं है। और सब पार्टी की बात करें, किसकी सरकार क्या थी उस समय और आज क्या, सबके लिए उसने बिल्कुल एक डेफिनेशन ये दी हुई है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जिन लोगों को लग रहा है ना कि इन कुछ राज्यों का मुद्दा है या किसी पार्टी का मुद्दा है, ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आने वाली पीढ़ियों का मुद्दा है, किसी राज्य का नहीं है। इनमें से कोई भी, मेरा राज्य नहीं, मेरा एक राष्ट्र है। और जब हम उसकी एक वॉल की बात करते हैं ना दोस्तों, एक दीवार है यार, राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर हम एक जिस दीवार को आप गिरा दोगे ना तो जो एक पूरा का पूरा हीट वेव, हम गर्मी की हम बात कर लें, हम ये ना शहरों को शमशान बना सकती है। इतना बड़ा एक तूफान आ सकता है रेगिस्तान से उठ के। ये मेरी पर्सनल ड्यूटी कैसे बनती है, क्यों कर रहा हूं ये वीडियो? बहुत सारे लोग, मुझे पता है, बहुत सारे पहले भी सुने हैं। फंडामेंटल राइट्स, और जो फंडामेंटल राइट्स के साथ जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसकी कोई बात नहीं करता ना। आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं, राइट टू लाइफ। अप्रैल 2024 में एमके आज रजनीत का मेरे ख्याल से वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस है जिसने कोर्ट में बिल्कुल क्लियर कट कह दिया है कि जलवायु, क्लाइमेट चेंज जो है वो